अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रोकी। तो आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी पिछली वीडियो में हमने अपना लेक्चर नंबर 13 डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो हमारी ER डायग्राम थी एग्जामिनेशन सिस्टम की, हमने उसके जो डिफरेंट एंटिटीज़ थी उसकी डिफरेंट उन एंटिटीज़ के हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखे थे, और उसके बाद उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप देखा था। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डाटा मॉडल और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर टेबल्स, एंड लास्ट पे हम देखेंगे मैथमेटिकल एंड डेटाबेस रिलेशन। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। एक है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन और दूसरा है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो जो हमारा होता है, सबसे पहले हमारा है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। इसको हम देखते हैं डेवलप इन सिमेंटिक डाटा मॉडल्स, जनरली ER डाटा मॉडल। यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है ये डेवलप किया जाता है इन सिमेंटिक डाटा मॉडल के अंदर। उसके बाद है हमारा जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इन लेजेसी डाटा मॉडल्स रिलेशनल जनरली इन करंट एज। उसके बाद हमारा है जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, ये होता है फ्री ऑफ डाटा मॉडल्स इन विच गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद है जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ये हमारा है जी फ्री ऑफ पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड मैनी एनी पॉसिबल। उसके बाद जो हमारा है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन वो रिजल्ट्स फ्रॉम एनालिसिस फेज लेता है, और जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है ये ऑब्टेन बाय ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इनटू एन अदर डाटा मॉडल। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा है हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इसको डिस्क्रिप्टिव हम जो है वो करते हैं शो। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है ये मोर एक्सपेंसिव है, और लॉजिकल डेटाबेस लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद ये है गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड, और जो ये हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है ये गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये डायरेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे सारा पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है, जो सिर्फ हाईलाइट किया, मैं आपको ये सिर्फ बताऊँगा इसके बारे में, तो बाकी समझाने वाले इसमें कोई चीज़ नहीं है। इधर है कि द कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एनी डाटा मॉडल्स लाइक हायरार्किकल नेटवर्क रिलेशंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है वो ट्रांसफ़र कर सकता है एनी डाटा मॉडल के अंदर या नहीं। तो ये MCQ में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, यानी कि हम जो डाटा मॉडल है हमने उसकी डेफिनेशन पहले की थी, हम उसको अब रिपीट करेंगे कि जो हमारा डाटा मॉडल है वो क्या होता है। अ सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट टूल्स यूज टू डेवलप अ डेटाबेस डिज़ाइन, यानी कि एक ऐसा सेट जो कि कंस्ट्रक्ट या फिर टूल के ऊपर मुश्तमिल हो, जो कि यूज़ किया जाए डेवलप करने के लिए डेटाबेस डिज़ाइन को, वो हमारा डाटा मॉडल कहलाता है। आगे है जनरली कंसिस्ट of three component which are construct, manipulations, language and integrity constraint है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं RDM। आपने इसको याद रखना है कि जो RDM है स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटा मॉडल। द RDM इज़ पॉपुलर ड्यू टू इट्स टू मेजर स्ट्रेंथ एंड दे आर सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशंस। अब जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन है इज सिंपल वाई, यानी कि वो कह रहा है कि ये सिंपल होता है, लेकिन क्यों। देयर इज़ जस्ट वन स्ट्रक्चर एंड दैट इज़ आ रिलेशन और आ टेबल, यानी कि इसके अंदर जो हमारा एक ही स्ट्रक्चर होता है और वो भी हमारा या तो रिलेशन होता है या फिर टेबल होता है। और उसके बाद वो कह रहा है इवन दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो आ यूज़र ऑफ इवन ऑफ अ मॉड्यूलेट जीनियस कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली, यानी कि जो भी हमारा यूज़र हो वो इसको ईजिली समझ लेता है।
उसके बाद सेकेंडली है कि इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकली फाउंडेशंस दैट गिव्स मैनी एडवांटेजेस लाइक anything include defined in rational database model has got a precise meaning since it is based on mathematics. उसके बाद है if we want to test something regarding that a rational database model we can test it mathematically. उसके बाद है mathematics not only provide the rational database model the structure but also well defined manipulations language. तो ये सारे आपने पढ़ लें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद अगर जो एन IBM साइंटिस्ट EF कोड प्रपोज द रैशनल डाटा मॉडल्स इन 1970, यानी कि IBM साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1970 में जो हमारा डाटा मॉडल है उसको यानी कि तैयार किया था. At that time, most databases were based on one of two older data models, the hierarchical models and network model. इससे पहले जो हमारा डाटा था वो इन दो मॉड्यूल के ऊपर मुश्तमिल था, इन दो मॉडल के ऊपर मुश्तमिल था. तो ये भी सारा पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है. इसमें कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ डाटाबेस के बारे में बताया गया है कि हमारा जो पहला था उसके बाद ये वाला आ गया. तो उसमें कुछ एग्जाम्पलें दी गई हैं उनकी, जिसमें ओरेकल है, बेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है एंड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सर्वर है. तो इसी तरह आपने सारी देख लेनी है. उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है. सो द रैशनल डाटा मॉडल्स आल्सो ट्रूली सपोर्ट्स 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर. ये क्विज में भी MCQ आ सकता है और पेपर में भी, कि जो हमारा रैशनल डाटाबेस मॉडल है वो 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है या नहीं करता. तो ये आपने अच्छे से देख लेना है. उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू रैशनल डाटा मॉडल्स. अब हम देखेंगे जो कि हमारा रैशनल डाटा मॉडल है वो क्या होता है. जो हमारा रैशनल डाटाबेस मॉडल है वो बेस करता है स्ट्रक्चर एंड दैट इज़ अ रिलेशन. तो स्पीकिंग इन टर्म ऑफ द हियर डाटा मॉडल बोथ द एंटिटी टाइप्स एंड रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंट यूजिंग रिलेशन इन डाटाबेस मॉडल इन रैशनल डाटाबेस मॉडल. उसके बाद है कि जो रैशनल डाटाबेस मॉडल है सिमिलर टू मैथमेटिकल रिलेशन, however database relation is also represented in 2-dimensional structure called table. आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा टेबल है उसकी कितनी डिमेंशन होती है, इसकी 2 डिमेंशन होती है. उसके बाद है टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो हमारा टेबल है रोज और कॉलम के ऊपर कंसिस्ट करता है. रोज ऑफ आर टेबल आर आल्सो कॉल्ड टपल्स, यानी कि जो टेबल की रो होती है उन्हें हम टपल्स भी कह सकते हैं. उसके बाद रोज और टपल्स ऑफ आ टेबल रिप्रेजेंट आ रिकॉर्ड और एन एंटिटी इंस्टेंसेस, वेयर एज द कॉलम ऑफ द टेबल्स रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल. उसके बाद उन्होंने इधर एक टेबल हमें दिखाया गया जिसके अंदर 5 रोज हैं और 5 कॉलम है. तो ये टेबल का स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर 6 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डाटाबेस रिलेशनल विच आर. अब हम देखेंगे कि जो हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस मॉडल है, डाटाबेस रिलेशनल है, उसकी जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनको हम देखेंगे. सबसे पहली है ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन सिंगल वैल्यू, यानी कि जो हमारा सेल है एक टेबल का, जैसे अब ये फ़र्ज़ करें इसमें से कोई सब एक ले लें आप, ये MSc लिखा, MCS लिखा है, MPA, BBA, ये सब में एक एक सिंगल वैल्यू है ना. तो यही वो कह रहा है कि जो हमारा सेल है एक टेबल का वो सिंगल वैल्यू पर मुश्तमिल होना चाहिए. अब नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो हमारा स्टूडेंट है उसकी अगर डिग्री है, हॉबीज़ है, स्टूडेंट का नेम है, तो ये सारा कुछ एक ही सेल में नहीं आना चाहिए बल्कि सबको अलग अलग सेल में होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, ईच कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम, द नेम ऑफ एट्रीब्यूट इट्स रिप्रेजेंट, यानी कि जो हमारा कॉलम है उसका कोई ना कोई एक ख़ास नाम होना चाहिए और जो वो नाम होगा ऑफ द एट्रीब्यूट इज़ रिप्रेजेंट, वो जो एट्रीब्यूट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि जो हर हमारा कॉलम होगा उसका अपना अलग अलग नेम होगा. जैसे अब ऊपर हम टेबल में देखें यही वाले में, अब हमारे पास 5 रोज थी, 5 कॉलम. अब ये हमारे 5 कॉलम है 1 2 3 और ये 4 और ये 5. अब सबका ऊपर जो अलग अलग नेम है, ये स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट ID नेम, ठीक है.
क्लास आईडी नेम, सॉरी स्टूडेंट कह रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी पहले होगी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, फिर क्लास आईडी नेम। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसी तरह सबका यानी कि अलग अलग नेम है। तो उसके बाद है द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट कम फ्रॉम द सेम डोमेन, यानी कि जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की वो सेम डोमेन से आनी चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी डोमेन है वो हम किसे कहते हैं। डोमेन होते हैं जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ये नीचे उन्होंने लिखा भी होगा इधर कहीं। ईच एट्रीब्यूट इज असाइंड अ डोमेन अलॉन्ग विद द नेम व्हेन इट इज डिफाइंड। द डोमेन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज डैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, यानी कि जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनका सेट होता है जो वो डोमेन कहलाती है हमारी। ठीक है। उसके बाद जो हमारी रोज़ हैं, रोज़ आर आइडेंटिफाइड बाय द कीज वैल्यू, और जो कॉलम हमारा आइडेंटिफाई किया जाता है वो नेम ऑफ कॉलम। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो रोज़ होती हैं वो आइडेंटिफाई की जाती है बाय कीज़, और जो हमारा कॉलम होता है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय कॉलम नेम। उसके बाद नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द कॉलम इज़ इमटेरियल। ठीक है। और इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ रोज है वो इमटेरियल होगा, यानी कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ कॉलम इन अ टेबल इज चेंज द टेबल स्टिल रिमेन द सेम। ऑर्डर ऑफ कॉलम डज नॉट मैटर, यानी कि हमारे पास अगर एक टेबल है उसके कॉलम है 5 कॉलम, जैसे हमने ऊपर टेबल देखा है, तो हम किसी भी कॉलम को आगे पीछे कर सकते हैं, पूरे को उठा के आगे या पीछे कर दें तो उससे टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह रोज़ है कि रोज़ को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं पूरी को उठा के। उसके बाद ईच रो टपल्ड रिकॉर्ड इज़ डिस्कनेक्टेड, नो टू रोज़ कैन बी सेम, यानी कि जो भी रोज़ होगी हमारा टपल होगा रिकॉर्ड होगा वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, और हमारी कोई सी भी 2 रो जो हैं सेम नहीं होंगी। ठीक है। आगे नीचे लिखा भी है 2 rows ऑफ टेबल कैन नॉट बी सेम, द वैल्यू ऑफ इवन अ सिंगल एट्रीब्यूट हैज़ टू बी डिफरेंट दैट मेक्स द इंटायर रो डिस्टिंक्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है वो इसके डेटाबेस के साथ कैसे रिलेट करते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास मैथ में रिलेशन है एक ए 2 सेट है, एक ए और एक बी है। अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें ए क्रॉस बी, तो हमें सबको ये रूल पता होगा कि जो ए का फर्स्ट है जो एक्स है उसको पहले बी के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए के फर्स्ट को बी के सेकंड के साथ, फिर ए के फर्स्ट को बी के थर्ड के साथ। यानी नीचे हम देख सकते हैं ए क्रॉस बी में x2, फिर x4, फिर x6। उसके बाद जो हमारा y वाला है यानी कि ए का जो सेकंड है वैल्यू उसको बी की फर्स्ट के साथ, फिर बी के सेकंड के साथ, फिर बी के थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर है y2, y4, y6। ठीक है। इसी तरह ये नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, पहले नेम है फिर एज है, तो इन्होंने इधर छोड़ करके लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हमने ऊपर ये किया था उसी तरह आएगा। पहले अली 15, फिर उसके बाद अली 16, अली 17, अली 18, ऐसे चलता जाएगा 25 तक, फिर उसके बाद सना आ जाएगा, फिर उसके बाद अहमद, फिर उसके बाद सारा। इसी तरह ये सारा हमारा जो रिजल्ट बन जाएगा। तो इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये मल्टीप्लाई का ही सीन था इसके अंदर, ए क्रॉस बी वाला जो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस रिलेशंस, यानी कि ऊपर हमने देखा मैथमेटिकल रिलेशंस, अब नीचे हम देखेंगे जो हमारा है डेटाबेस रिलेशन। जैसे मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर ऐसे ही हमारा सेम जो डेटाबेस रिलेशन के अंदर है। अब इधर वो कह रहे हैं लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN सम एट्रीब्यूट एंड D1, D2, D3 ये उनकी डोमेन है, और हम जब इनके ऊपर वही रूल लगाएंगे तो ये इसी तरह आ जाएगा A1, D1, A2, D2 अप टू सो ऑन AN, DN। ठीक है। उसी तरह नीचे ये स्टूडेंट स्कीम है, स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट, स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट, ये सारा कुछ वही है इसमें। तो इसमें और कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं थी है, तो बाकी सारा आपने रीड कर लेना एक दफ़ा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 14। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी पॉइंट से किसी को समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।